लोकसभा चुनाव में जीत में और हार में कितने दिनों का फासला है? 45 दिनों का फासला है। आप कहेंगे कि 45 दिन कैसे? अभी तो आचार संहिता की घोषणा नहीं हुई है। आचार संहिता की घोषणा के बाद में 45 दिन मिलते हैं। अभी तो चुनाव में करीब 150-200 दिन बाकी है। मैं कहता हूं 45 दिन बाकी। 45 दिनों के अंदर तय होगा कि मोदी 2024 का चुनाव वो जीतने जा रहे हैं या हारने जा रहे हैं। यह खबर मैं आपको बताता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोदी सरकार, पूरी की पूरी सरकार, वो पूरी सरकार लगी हुई थी अपने एक इस अधिकारी को बचाने के लिए, इस एक अधिकारी को बचाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने डांटते फटकारते हुए इसको मोहलत तो दी है, लेकिन जो कहा है वो भी सुनिएगा। और उसके बाद में 45 दिन की समय जो है वो इसका बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से लताड़ते हुए जो है अपने आज के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, इसको जब एक्सटेंशन दिया है, इसके कार्यकाल में 45 दिनों का जो विस्तार दिया है, उस विस्तार में जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है। लताड़ लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो तो मैं एक एक शब्द आपको बताऊंगा ही, लेकिन ये 45 दिन का राज क्या है उसको जरा समझ लीजिए। 45 दिन का राज इस तस्वीर में छिपा हुआ है। इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी है, इस तस्वीर में अमित शाह है, और इस तस्वीर में चहेते मनपसंद संजय मिश्रा ईडी के डायरेक्टर हैं। और इस तस्वीर में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो या तो उनकी फाइल जो है वो संजय मिश्रा के पास से होकर के जा चुकी है या उनके पास में फाइल है। और इस तस्वीर में एक चेहरा सबसे इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी का चेहरा जो है वो अब वो ईडी के लिहाज से नहीं रहा, अब वो अलग ही खेल में है, और बाकी के चेहरे जो है वो भी अलग खेल में है। ये जो चेहरा है ये यहां से, और ये एक सरकार का चेहरा है। ये चेहरा यहां से लेकर के और यहां तक जो ये एक चेहरा है, ये बिहार सरकार का चेहरा है। और बिहार सरकार के इस चेहरे को, ये जो तस्वीर है, जो 3 आदमियों की तस्वीर, एक तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं, इसको तोड़ने के लिए 45 दिन ये टूट पाएगी तो 2024 का चुनाव उसका रुख बदल जाएगा। अगर गठबंधन बिहार का टूट गया एंड ये इंडिया में से अगर नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं, नीतीश कुमार के ऊपर जो है वो आरोप नहीं है, लेकिन नीतीश के करीबियों पर आरोप है। और जिस तरह से शरद पवार तो रह गए, लेकिन शरद पवार के नीचे से अजित पवार चले गए, अगर उसी तरह से यहां पर नीतीश कुमार तो रह जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साइड से जो है वो तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को, और उसके साथ साथ जो है वो ललन सिंह को, और तमाम जो नीतीश के करीबी नेता हैं, अगर उन सबको जो है किन्हीं को अपने साथ ले लिया और किन्हीं को ईडी के पास भेज दिया, अगर ये हो गया तो फिर तो बिहार की अगर गठबंधन टूटा तो फिर क्या हालत होगी। तो सोचिए जरा, ये गठबंधन जो है, यहां पर बिहार की जो तस्वीर है उसको तोड़ने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, क्योंकि अब कोई वजह सामने नजर आती नहीं है कि ईडी का, अब संजय मिश्रा का कोई बहुत ज्यादा काम बचा है। कहीं पर कोई चेहरा अब जो है वो दिखता नहीं है। ये तीनों चेहरों जो हैं, ये तीनों चेहरे खत्म हो चुके हैं। नवाब मलिक, संजय मिश्रा, ये जो है मनीष सिसोदिया, ये सत्येंद्र जैन, राहुल गांधी का किस्सा अलग हो चुका है। डीके शिव कुमार अब सरकार में है, लेकिन उससे कोई अब बहुत ज्यादा निकाल नहीं पाएंगे आप। और सोनिया गांधी से पूछताछ अपने जो करनी थी कर चुके हैं। ममता बनर्जी के भतीजे की परिवार की भी कुछ फाइलें हैं, लेकिन ममता बनर्जी से उतना खतरा नहीं है, क्योंकि उनको पता है ममता बनर्जी बंगाल में तो जबरदस्त ताकत है, लेकिन बंगाल के बाहर ममता बनर्जी जो है वो उतनी ताकत नहीं दिखा पाएंगी जितनी ताकत नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी दिखा सकते हैं। और खास करके कहां पर, खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर। मत भूलिए कि जो एक समीकरण निकल करके सामने आ रहा है कि फूलपुर से नीतीश कुमार को लड़ाया जाए और वाराणसी से या किसी और सीट से जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को उतार दिया जाए। और बिहार में ये उत्तर प्रदेश के अंदर
अगर ये 3-4 हैवीवेट कैंडिडेट को उतार दिया तो बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर फंस जाएगी। यूपी के अंदर अगर फूलपुर से नीतीश कुमार को उतार देते हैं, वाराणसी से या किसी और क्षेत्र से मल्लिकार्जुन खड़गे को उतारने की बात चल रही है, अगर ये 3-4 हैवीवेट को यूपी के अंदर डाल देते हैं तो फिर ये 5-5, 7-7 सीटें ऐसी रहेंगी, कम से कम बता रहा हूं आपको मैं, जिन पर बीजेपी को फंसा देंगे, जिन पर माहौल जो है पलट जाएगा। और नीतीश कुमार का कुर्मी वोट तो फिर आप देखिए क्या रुख बदलेगा, क्या हवा रहेगी उसकी। तो एक ही जो है काम ऐसा लगता है जो इस तस्वीर के अंदर जो मोदी और शाह चाहते हैं, अगर वो हो जाए तो फिर उसके बाद में फिर जो है चैन सुकून पाया जा सकता है। लेकिन ये सब 45 दिनों के अंदर निपटाना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो सुनिए जरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या 144 करोड़ आबादी वाले देश के लोगों को एक अफसर के ऊपर निर्भर है, उसे एडवाइजर क्यों नहीं बना देते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलील दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 144 करोड़ आबादी जिस देश की है, उस देश के लोग सिर्फ एक अफसर के ऊपर निर्भर हैं। और यह बात क्यों कही गई है? क्योंकि मोदी सरकार ने जो दलील दी है, उस दलील को आप भी सुनेंगे तो हंसेंगे। कैसी कैसी दलीलें दी गई है सुनिएगा। ये मोदी सरकार की तरफ से संजय मिश्रा को बचाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि हम 15 सितंबर तक तो इसको रख रहे हैं, और वो भी जब कुछ चीजें हमारे सामने ऐसी रख दी गई तब उसकी वजह से, वरना 15 तारीख के बाद में हमारे पास में मत आ जाना, ये बात कही है। 15 तारीख के बाद में हमारे पास मत आ जाना, ये बात को कहा है। दूसरा आप देखिए, ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक बढ़ाया। जज ने पूछा कि क्या बाकी अधिकारी जो है वो अयोग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, 3 जजों की बेंच थी, आगे आपको दिखाता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि पूरा ईडी जो है वो एक ही अधिकारी के भरोसे चल रहा है, इसी के अंदर सब कुछ है, बाकी के अंदर किसी के अंदर कुछ नहीं है, और यही अधिकारी जो है वो सब कुछ है और बाकी खत्म है। पूरा कार्यकाल, पूरे जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर से आपको एक अधिकारी नहीं मिलता है, या बाकी के और जो आईपीएस आईआरएस जो अधिकारी हैं उनमें से एक अधिकारी आपको नहीं मिलता है कि आप ला करके ईडी का निदेशक बना सकें। देखिए क्या दलीलें दी गई है, जरा इसको देखिए, क्योंकि बड़ा अजीब जो है वो खेल हुआ है। 3 जजों की बेंच है जिसमें बीआर गवई साहब हैं, और न्यायमूर्ति जो है विक्रम नाथ हैं, और न्यायमूर्ति संजय करोल हैं। इन 3 जजों की बेंच ने जो है वो सुनवाई की, और मामले की जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, केंद्र सरकार की तरफ से दलील दी गई कि ईडी के निदेशक संजय मिश्रा को विस्तार मिलना चाहिए। अब क्यों मिलना चाहिए, ये जस्टिस गवई ने पूछा, तो उन्होंने कहा, और जस्टिस गवई ने कहा कि क्या आपका पूरा विभाग जो है वो अक्षम है, क्या आप एक व्यक्ति के बगैर काम नहीं कर सकते? ये संजय मिश्रा क्या ही यही सब कुछ पूरा ईडी हो गया? क्या आप, अगर ये संजय मिश्रा ईडी से चला जाएगा तो आपका काम नहीं होगा? ये जो जज साहब ने फटकार लगाई। अब जो है इसकी जब फैसले की सुनवाई शुरू हुई तो कई अहम दलील सामने आई। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि छोटा मुल्क, अब यहां पर देखिए खेल समझिए आप, पाकिस्तान तक की एंट्री हुई है साहब, तब जाकर के विस्तार मिला है। पाकिस्तान का नाम लेना पड़ा है। पाकिस्तान का नाम लेकर के क्या कहा गया सुनिए। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि एक छोटा मुल्क, ये नाम नहीं लिया है, और मैं भी नहीं ले सकता हूं, अब सुप्रीम कोर्ट का मामला है, वरना मैं आपको बता देता। एक छोटा मुल्क जिसके साथ में पड़ोसी देश पाकिस्तान भी है। अब ये कौन हो सकता है आप देख लीजिए। एक छोटा मुल्क जिसके साथ में पड़ोसी देश पाकिस्तान भी है, वो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तान और एक छोटे देश की साजिश है कि भारत को फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स एसटीएफ की ग्रे सूची में शामिल करा दिया जाए। अब ये जो दलील है ना साहब, इतनी बेतुकी दलील है, बेतुकी कह रहा हूं मैं इसको। देखिए पाकिस्तान और उसके साथ में एक छोटा मुल्क, आप एक तरफ तो कहते हैं, मोदी सरकार कहती है कि पूरा दुनिया जो है वो मोदी का लोहा मान रहा है। पूरी दुनिया के जितने भी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो मोदी से फोन करके पूछते हैं कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है,
ये फला जगह पर युद्ध हो गया है, उसको रुकवाना है, फला जगह पर ये हो गया, उसको वो करना है। यहां पर जो है खबरें प्लांट की जाती है कि नीतीश कुमार ना वो नरेंद्र मोदी ने जो है वो यूक्रेन के प्रधान राष्ट्रपति से बात की, फिर वो अमेरिका के राष्ट्रपति से बात की, रूस के राष्ट्रपति से बात की, इस तरह की खबरें आती हैं। तो वो सब तो आपसे पूछ करके काम कर रहे हैं जिनके पास में वीटो पावर है, अमेरिका, रूस। और आप कह रहे हैं कि हमको पाकिस्तान और उसके साथ में एक छोटा सा मुल्क और, वो मुल्क मिल करके हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। गजब की बात है ना। और कह रहे हैं कि ये दोनों मुल्क मिलकर के, पाकिस्तान और उसके साथ छोटा सा मुल्क, वो दोनों मिलकर के हमको फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स एसटीएफ की ग्रे सूची में शामिल करा दिया जाए, ये साजिश रच रहे हैं। अब बताइए, एक चीज बताता हूं मैं आपको, कोई चोर दूसरे आदमी को चोर साबित कर सकता है? किसी चोर की गवाही जो है वो दूसरे व्यक्ति के केस में उसके जो है वो साहूकारी के रूप में अगर आप देखें तो मानी जा सकती है। पाकिस्तान खुद जो है वो इस एसटीएफ की ग्रे सूची में शामिल है, वो हमको शामिल करवाएगा। भाई, जो आदमी खुद चोर है वो हमको चोर कैसे साबित कर देगा? उसकी दलील कौन मान लेगा? पाकिस्तान खुद जो है वो ग्रे लिस्ट में जो है वो शामिल है और वो हमको शामिल करवा देगा, ये दलील दी जा रही है। इसके बाद में आगे जो है वो मामले की जब सुनवाई हुई, केंद्र सरकार की तरफ से ये भी दलील दी गई कि संजय मिश्रा को जो है विस्तार मिलना चाहिए। और ये जो है इसमें आगे जो है ये कहा, जब वो उन्होंने कहा कि आपके आपके पास में जो है एक आदमी के बगैर आपका काम नहीं चल सकता क्या, जब जज साहब ने कहा, इस पर जो है वो भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हमें मालूम है जज साहब की परिस्थितियां थोड़ी असामान्य है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एसटीएफ मुद्दे का संकेत पहले ही मिल चुका था। 3 नवंबर को एसटीएफ की टीम भारत का दौरा करेगी। जस्टिस गवई ने कहा कि टेरर फाइनेंसिंग मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। तुषार मेहता ने कहा कि नहीं नहीं, टेरर फाइनेंसिंग भी इसी का एक पार्ट है। पाकिस्तान एसटीएफ की ग्रे सूची में है। देख लिया मैंने जो बात कही थी, पाकिस्तान खुद जो है वो एसटीएफ की ग्रे सूची में है और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमको उस सूची में डलवा सकता है। गजब की बात है। जो आदमी पहले ही ब्लॉक है, एक किस्म से मैं आपको साधारण भाषा में समझाने के लिए बता रहा हूं, जो आदमी खुद ब्लॉक है वो हमको कैसे ब्लॉक करवा देगा? अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये खराब संदेश दे रहा है कि 1.4 बिलियन की आबादी वाले देश एक अधिकारी के ऊपर निर्भर है। जो बात जो है वो मैंने कही थी, जो हेडलाइन के अंदर जो है वो अमर उजाला ने छापा है, ये सब कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप जो ये सारे कारण बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान जो है वो एसटीएफ का वो हो रहा है, वो टीम जो है वो 3 नवंबर को यहां पर जो है ये करने वाली है, यात्रा विजिट करने वाली है, तो ठीक है, हम देश हित में इसको मान लेते हैं और इसको हम 15 सितंबर तक का समय दे देते हैं। 15 सितंबर तक आप इसको जो है वो सेवा में विस्तार दे दीजिए। उसके बाद में हमारे पास में मत आ जाना कि कहीं फिर से ये कहो कि साहब 15 दिन का इसको और दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर कट ये कह दिया है कि 15 दिन के बाद में हमारे पास मत आना। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट के इतने फैसले आए, मैंने जो भी बातें थी खुल करके आपको बताई भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला थोड़ा सा अटपटा सा मुझे लगा, क्योंकि इनकी जो दलीलें हैं वो खोखली सी दलीलें दिख रही हैं। लेकिन उसके बाद में भी जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है, सुप्रीम कोर्ट में ना जाने क्यों जो है इसकी चीजें मान ली गई। और ये सुप्रीम कोर्ट ने आज वैसे तो अपनी तरफ से सख्ती दिखाई है कि हम जो है इसको दोबारा से इसको विस्तार नहीं देने वाले हैं और दोबारा से हमारे पास में मत आ जाना। लेकिन जो ये 3 नवंबर को एसटीएफ की टीम भारत का विजिट करेगी, ये जो बात है, तो इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार पेच फंसा करके छोड़ना चाहती है कि 15 सितंबर से 3 तारीख तक का जो है, और 3 तारीख का मतलब ये हुआ कि फिर वो विजिट करेगी, उसके जो है डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किए जाएंगे, तो 10 नवंबर तक के आसपास तक का हो ही जाएगा। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के साथ में मोदी सरकार जो है कोई गुगली खेल रही है? सवाल ये भी है। सुप्रीम कोर्ट का रवैया जो है वो एक तरफ सख्त दिखा, लेकिन दूसरी हाथ से जो है, एक हाथ से टाइट पकड़ा जकड़ा,
एक हाथ से दिखाया कि ताकत है, ये है, वो है, लेकिन दूसरे हाथ से कह दिया कि चलो निकल जाओ। ये भी दिखा। देखिए, माननीय न्यायालय का जो है सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय का पूरा सम्मान, लेकिन जो बात है मैं उसको कोशिश करता हूं कि वो लोगों तक पूरी पहुंच जाए और लोग फिर जो है वो तय करें, क्योंकि देश की जनता जो है वो भी तो अपने आप में सबसे बड़ी अदालत है। देश की जनता ही तो जनता जनार्दन है। तो माननीय न्यायालय का पूरा सम्मान, लेकिन आपने जो ये इसको ढील दी है, 15 तारीख तक का जो समय दिया है, इसमें यह भी हो सकता था। देखिए, एक चीज मैं आपको और बताता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज मोदी सरकार जाकर के ये कहती कि हमको जो है इसका कार्यकाल पूरा करवा लेने दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट सरासर इसको जो है वो पहली लाइन में खत्म करके और वापस पकड़ा देता कि हम नहीं कर रहे हैं, आप सीधे सीधे कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, हम नहीं मानेंगे। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया यहां पर, उन्होंने ये किया है कि एसटीएफ का, पाकिस्तान का इधर उधर से खिचड़ी बना करके पूरा लेकर के गए कि देखिए साहब ये है, ये है, ये है, ऐसे है, ऐसे है, पूरा ऐसे करके लेकर के गए। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए ये तो गलत बात है, आप लोग आ गए, आपके पास में और कोई अधिकारी नहीं है, ये है, वो है, हम देश हित में इसको जो है वो 15 तारीख तक दे रहे हैं, ये दे दिया। अब यहां पर जो है, यहां पर थोड़ा सा अचरज हुआ कि इसको आखिरकार क्यों 15 तारीख तक दिया गया, और 15 तारीख तक क्या संभावना नहीं है कि ये बिहार की जो तस्वीर है इसमें जो है वो आपको कुछ ये देखने को मिले। क्योंकि नीतीश कुमार पिछली बार जब लालू प्रसाद यादव से अलग गए थे, तो उसके बाद उस समय पर भी यही हुआ था कि नीतीश कुमार, तेजस्वी का नाम आया है और आप जो है वो अब तो अलग होना चाहिए, अब तो अपने आप से जो है इस्तीफा देना चाहिए, इस तरह की बातें शुरू हुई और फिर उसके बाद खत्म। तो क्या नीतीश कुमार के ऊपर जो है उस तरह का दबाव बनाया जाएगा, ये लालू और तेजस्वी को जो है वो तोड़ने की कोशिश होगी, नीतीश को जो है वो नीतीश अपने आप में ये समझे कि नहीं मैं अब नहीं जाऊंगा, मैं अब गया तो मेरा तो सब कुछ राजनीतिक कैरियर सब कुछ खत्म है। तो उसके सहयोगी है, जिस तरह से अजीत पवार को निकाला, दीवार में से ईंट निकालने का काम करना, तो क्या वो होगा, सवाल ये है। तो बहरहाल कोशिश की है दोनों तीनों चीजों जो है वो आपको बताने की, और आप मान करके चलिए अगर 45 दिनों के अंदर ये खेल हो गया तो 2024 का चुनाव कहां तक रुकेगा और कहां तक टिकेगा, इसको भी आप देख लीजिए। और अगर 45 दिनों के अंदर ये पूरा का पूरा जो इंडिया जो गठबंधन बना है, ये पूरा का पूरा गठबंधन अगर एकजुट ही रहा और इसमें कोई सेंधमारी नहीं हो पाई, तो फिर उसके बाद में मान करके चलिए कि चुनाव का जो रुख है वो कुछ और ही होगा। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।